वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हुकूमत पर इस वक्त माशी दबाव है और जिस तरह लग रहा है कि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट नहीं है, बट IMF के साथ जो मुआहिदा है और बजट ऐसा तैयार करना है जिसको IMF अप्रूव करे और वो डील फाइनलाइज हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू की, एक खिताब किया उन्होंने, जिसके दौरान उन्होंने ये दावा किया कि अब जो मामलात हैं IMF के साथ वो तकरीबन तय हो चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई नई शर्त सामने ना आई तो अगले चंद रोज़ में मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी वहाँ इतराफ़ किया कि शुरू में जब ये हुकूमत बनी थी तो सब इत्तेहादियों का यही ख्याल था कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए, मगर जो ये सिचुएशन इकोनॉमिक थी उसके बाद ये फैसला किया गया और यूनानिमसली फैसला किया गया कि जो अब ये मौजूदा कौमी असम्बली है इसकी पूरी मुद्दत होनी चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शंस करवाने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो चीनी कंसोर्शियम है उसके साथ भी 2.3 अरब रुपए का जो कर्ज का मुआहिदा है वो हो गया है और अगले चंद दिनों में भी ये रकम जो है पाकिस्तान को मिल जाएगी। दूसरी तरफ इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से इकॉनमी में जो एक अनसर्टनिटी थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो भी बेहतर होती नज़र आ रही है और इसके नतीजे में जो डॉलर की कीमत है वो भी रुपए में कम हो रही है। वो 4 रुपए से ज़ायद की कमी हुई है और वो 207 रुपए पर डॉलर आ गया है। PTI ऑब्वियसली उसका अभी भी ये इसरार है कि जो हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा करना है या कर लिया है उसकी बहुत सख्त तरीन शराइत है जिससे इकॉनमी पर लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब ने आज फिर ये दावा एक दफ़े किया है कि IMF ने हुकूमत को नए बजट में 440 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने को कहा है और ये जल्द ही सामने आ जाएगा जो बजट जिसमें ये नंबर्स होंगे। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम आवाज़, और तर्जुमान है मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के। वेलकम टू द शो सर। जी ज़ुबैर साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, ज़ुबैर साहब आज जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की सर उससे ये लगा कि अभी भी वी कांट बी 100% श्योर कि IMF से जो प्रोग्राम है वो फाइनलाइज हो गया है। उन्होंने इस तरह की बात की कि कोई नई शर्त ना सामने आई तो डील फाइनलाइज हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मोहतात होके बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म है कि अल्लाह करे कोई और नई शर्त ना आई। उनका कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ और बट फॉर एनी अनफोर्सीन सिचुएशन हम वी आर राइट देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट से भी उसमें लिंक्ड है कि हमने जो बजट में चीज़ें चेंज करनी है वो भी तय हो गई हैं IMF के साथ। तो बहुत सी चीज़ें, और मैं आपके नाज़रीन को ये भी बता दूं कि उसके भी मराहिल होते हैं। IMF के साथ जब सारी शराइत पूरी हो जाएंगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं वो होगा। उसका मतलब ये नहीं होगा कि IMF की तरफ से अगले हफ्ते पैसे आ जाएंगे, उसके बाद वो जाएगा उनके बोर्ड में, जो IMF का बोर्ड वाशिंगटन में मिलेगा, वो जब भी मिलेगा और वो जब अप्रूव कर देगा तो फिर वो $1 बिलियन की ट्रांच आएगी जैसे पहले आती रही है। तो उसके मराहिल हैं। बट सर इसी से तो फिर यही लगता है कि जो शुरू में नेगोशिएशंस हुई हैं या तो उनमें कोई मिसकम्युनिकेशन हुई या उसके बाद IMF जो है वो अपनी शराइत बढ़ाता रहा है, क्योंकि जैसे ही आप लोग पावर में आए, मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन गए, वहां उनकी बात हुई, फिर दोहा में मुलाकात हुई, उसके बाद लग रहा था सब कुछ तय हो गया, फिर बजट आया, फिर बजट के बाद फिर IMF की तरफ से प्रेस रिलीजेस आई। तो या तो मिसकम्युनिकेशन रही है या द IMF हैज केप्ट चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक्चुअली आरफा, अगर आप ये देखें कि ये पाकिस्तान में पहली दफा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो IMF मेरा ख्याल है इतना तो IMF को कभी डिस्कस किया ही नहीं होगा पाकिस्तान में जितना पिछले 2 महीने में IMF को डिस्कस किया। तकरीबन हर एक ही इकोनॉमिस्ट बन गया ये
ڈسکشن کرتے کرتے کہ جی سر کیا کریں، اکانومی کی حالت ہی ایسی ہے کہ اب پچھلے 3-4 سال میں ہم سب سمجھتے ہیں ہم ایکسپرٹس بن گئے. جی سب سمجھتے ہیں ایکسپرٹ بن کے، تو وہ اس پہ پھر وہ جو مس کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی اتنے زیادہ کبھی وہ کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی شخص جس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. ادروائز تو یہ ایک پروسیس ہے. جس طرح پہلی دفعہ جب مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن گئے تھے تو بہت سے لوگوں نے ٹویٹس کرنی شروع کر دی تھی اور خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ سو آن. تو آپ تو اگر ایک بینک میں یا لوکل بینک میں موٹر سائیکل بھی لون لینے جائیں گے اس کے بھی 15-20 دن لگتے ہیں. تو آئی ایم ایف سے آپ اتنا بڑی رقم لینے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہیز بیکم دا اسٹینڈرڈ فار آل ادر گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ملٹی لیٹرل ایجنسیز اینڈ ایون فرینڈلی کنٹریز کے جی اگر آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے وقت بھی ایسا تھا کہ بجٹ آنے والا تھا اور ایک نئی حکومت تھی. دوسری وضاحت میں یہ کر دوں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام 2019 سے چل رہا ہے اور اس میں اوپر نیچے بھی ہوا. کووڈ آ گیا بیچ میں، اس میں رک گیا، سسپینڈ رہا، پھر اس کے بعد کووڈ ختم ہو گیا، دوبارہ پاکستان کی ضرورت کا ہم نے اظہار کیا اور وہ پھر کنٹینیو ہوا. اور یہ اتنا ایسا سٹالڈ نہیں تھا کہ یہ ایک دم سے. ابھی جنوری میں آپ کو یاد ہے کہ منی بجٹ پاس ہوا تھا تقریباً 250 بلین روپے کا، وہ آئی ایم ایف ہی کے کہنے پر ہوا تھا. بالکل صحیح ہے سر، بٹ اس سے پہلے ہم نے پاکستان تحریک انصاف پہ بھی بہت تنقید کی تھی کہ انہوں نے کہ شوکت ترین صاحب نے جو پچھلے سال گرمیوں میں بجٹ بنایا وہ اتنا کیا کہہ سکتے ہیں برا تھا یا بیڈلی پٹ ٹوگیدر تھا کہ ان جنوری دے ہیڈ ٹو گو بیک. سو تنقید تو پچھلی حکومت پہ بھی ہوئی ہے. نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے پر تنقید نہ کریں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں جو اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ بھی آئی ایم ایف ہی کے کہنے پر کیا گیا تھا، جس کو ظاہر ہے ہم سب نے ابزارو بھی کیا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوا. اور پھر فیبری میں اس کے بیسس پر جو اس سے پہلے والی جو پیسے آئے تھے $1 بلین وہ فیبری میں آئے تھے. صحیح. تو یہ تو ایک جو پیریڈ آئے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، اس دوران ظاہر ہے جب فیبری کے 3rd ویک کے اراؤنڈ جب حکومت کو گرانے کی بات ہوئی تو ظاہر ہے شوکت ترین صاحب اور دوسرے جو لوگ تھے اور عمران خان اور باقی سب وہ ظاہر ہے اپنی کرسی بچانے پر لگے تھے. اس وقت تو آئی ایم ایف کا کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا. صحیح سر. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط بھی لاسٹ ڈے تک پوری کر رہے ہوں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت یہ قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے اور اگر ہم کچھ ٹویٹس کا ذکر کریں تو لگتا ہے قیاس آرائی سے زیادہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ لوگ ریپلیس کرنے لگے اور ڈار صاحب واپس آنے لگے. میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اور خاص طور پر ناٹ اونلی خبر نہیں ہے، یہ مجھے ناممکن سی چیز لگتی ہے کیونکہ اس سارے پروسیس میں اگر فائنینس منسٹر ریپلیس کرنے کی بات ہو آن اے سیریس بیسس تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈار صاحب کے حوالے سے، ڈار صاحب میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے فرسٹ چوائس ہی تھے ہمیشہ سے، لیکن ان کی جو بھی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکے اس کی وجہ سے تو، لیکن اس وقت تو چینج کرنا تو میرا خیال ہے بہت ہی خراب ہوگا. میری اپنی رائے یہ ہے. نہیں سر، بٹ کیا آپ جماعت کے بہاف پہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر سکتے ہیں یہ جو ریومرز ہیں ایز آئی سیڈ کہ کیونکہ بہت زیادہ یہ ذکر چل رہا ہے، قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس سے جماعت بھی خوش نہیں ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے اور اسحاق ڈار صاحب نہ صرف ملک واپس آ رہے ہیں بلکہ ہی از گوئنگ ٹو ریپلیس ہم. نہیں مجھے ایسا کوئی جماعت کے حوالے سے تو میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہے. ابھی کوئی انڈیویجول یا 2 یا 3 لوگ کر رہے ہوں گے تو مجھے خبر نہیں ہے، بٹ جماعت کے حوالے سے تو ایسی کوئی بھی خبر کیا کہ ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی.
صحیح. میں لندن جا رہا ہوں سیٹرڈے کو, تو ان سے ملاقات کروں گا, ان کا ظاہر ہے ان کا موقف بھی لوں گا. لیکن چلے سر, ہم پھر لندن میں آپ سے وہاں سے انٹرویو ضرور کر لیں گے, سو یو کین اپڈیٹ اس آن دی. سر اب تھوڑی سی اگر سیاسی گفتگو کر لیں تو جو شہباز شریف صاحب نے آج پھر دوبارہ وہ بات کی کہ شروع میں آپ لوگ الیکشن جلدی کال کرنا چاہتے تھے, اب آپ لوگ جو ہیں obviously سب جماعتیں ان کا خیال ہے کہ الیکشنز اینڈ مطلب کہ مدت پوری ہوگی تو ہوں گے. تو سر اس میں جو اس وقت پنجاب میں غیر یقینی صورتحال ہے, نمبرز جو ہیں بہت ہم کہہ سکتے ہیں جس کو انگریزی میں ڈائسی ہیں. ابھی تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ یہ 1.5 سال حکومت چلائیں گے. سر آپ لوگوں نے کوئی پارٹی میں اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر فار ایگزامپل جو بائی الیکشنز آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں جاتے تو پھر کیسے آپ نمبرز اپنے پورے رکھ سکیں گے پوری مدت کے لیے؟ دیٹس the key. جو 17 جولائی کو میرا خیال ہے بائی الیکشنز ہیں اور 20 سیٹوں پر ہیں, اور وہ 20 سیٹیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کریں گی کہ میجورٹی پھر کس کی ہوتی ہے پنجاب اسمبلی میں. ہمیں تو ظاہر ہے بالکل امید ہے کہ ہم ول کیری میجورٹی آف دوز سیٹس اف ناٹ آل. تو ایک تو وہ بڑا کروشل ہے. کتنی سیٹیں ہمیں ملتی ہیں وہ بھی بڑا کروشل ہے, کیونکہ ظاہر ہے پنجاب ہمارا بیس ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ پچھلے 1.5 سال میں جائیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں انکلوڈنگ ساؤتھ آف پنجاب, اس میں صرف ایک ہم سیٹ ہارے تھے, وہ سیالکوٹ. صحیح. دسکا کی نہیں میں بات کر رہا, سیالکوٹ کی اس کے بعد ایک بائی الیکشن ہوا تھا جو ہم ہارے تھے. اس کی جو بھی وجوہات تھیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ فار ون ہم ہر سیٹ جیتے تھے بائی الیکشن, تو وہ بہت بڑی بات تھی. انفیکٹ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ہم کے پی میں بھی جیتے تھے نوشہرہ کی بائی الیکشن. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل تو ہوا چلی ہوئی ہے, ویو ہے عمران خان صاحب کی, ان کی پاپولیرٹی جو ہے ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہارنے کے بعد بڑھ گئی ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو جو یہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کا فیصلہ کیا ان کی پاپولیرٹی سے ڈر کر کیا ہے. پتہ نہیں جہاں آپ بیٹھتی ہوں گی وہاں اس قسم کی بات ہوتی ہوئے گی, لیکن سر اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ, تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں ہمالیاز پہ بیٹھی ہوئی ہوں. نہیں, ایک کا وہ ایک ہوتا ہے نا چینل ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں بالکل کینڈیڈ بات کر رہا ہوں, کہ جو 10 اپریل کو جو ویو تھی, جو پہلا دن تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد والا, اور جس طرح سے لوگ نکلے تھے عمران خان کے لیے, دیٹ واز میسو. اس کو ڈینائی کرنا میرا خیال ہے ریالٹی کو ڈینائی کرنا. آپ لوگ گھبرا بھی گئے تھے, اپوزیشن جنرلی آئی مین جو حکومت تھی یعنی کہ پی ڈی ایم. گھبرانا کیا مطلب, آپ کے پولیٹیکل رائیول ہے, اگر وہ اتنی لوگوں کو باہر لے کے آتا ہے اور نیچرل طریقے سے لے کے آتا ہے تو آپ اس کا سٹاک کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم نے کس طرح سے مینج کرنا ہے, ان کے نیریٹو کو کیسے بولڈ کرنا ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے اتنی فزیکلی لوگوں کو. اینڈ آئی تھنک پرسنلی کہ آہستہ آہستہ عمران خان کا وہ جو میسو سپورٹ تھی نا وہ ٹوٹی ہے, اور بڑے برے طریقے سے اس میں ان کے مس اسٹیپس زیادہ تعلق ہے, بیکاز آئی تھنک عمران خان کو سمجھ نہیں آئی بہت سی چیزوں کی, اور خاص طور پر جو بلنڈر انہوں نے کیا تھا وہ جو لانگ مارچ بعد میں سب کو لے کے آگے تھے, اینڈ دین ہی ہیڈ نو پلان کہ اس کو کرنا کیا ہے, کنورٹ کیسے کرنا ہے, سو تو. اور ابھی آپ نے جو سنڈے کو مہنگائی کے خلاف تھا, وہ تو بہت ہی برے طریقے سے پٹ گیا تھا, باوجود اس کے کہ 10 اپریل کو کوئی مہنگائی کا ایشو نہیں تھا جو لوگ باہر نکلے تھے. اچھا سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت ذرا کم ہے. وہ کمنگ بیک ٹو پنجاب کی کوئی پلاننگ جماعت نے کی ہے کہ اگر بائی الیکشنز آپ کے حق میں نہیں جاتے تو کیا پنجاب کو پھر آپ سینٹر سے الگ کر کے دیکھیں گے, کیا مطلب کہ کوئی واٹ از گوئنگ ٹو بی اس کا ایک ہی طریقہ ہے ٹو فوکس آن دا بائی الیکشن اور انشور کرنا میکسیمم طریقے سے. آپ کو پتا ہے ہمیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس حمزہ شہباز سے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں سمجھتا. مریم نواز وہ لیڈ کریں گی پولیٹیکل کیمپین تمام 20 حلقوں میں. تو ابھی تو ہمارا فوکس اور ہونا بھی چاہیے کہ باقی ifs اینڈ بٹس کہ وہ پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا وہ تو دیکھیں گے, لیکن فار ناؤ دا فوکس از کہ ان الیکشنز کو بائی الیکشنز کو فیئر طریقے سے جیتنا ہے, فری اینڈ فیئر طریقے سے جیتنا ہے, بیکاز ہمارے اوپر اس وقت رسپانسبلٹی بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہماری ہے,
वफाकी हुकूमत भी हमारी है। सो सही सर, वो चीजें हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें हमारे ऊपर उंगलियां उठें कि इन्होंने धांधली करके इलेक्शन जीता है या इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज को अपने फेवर में यूज किए। सो अभी तो बिल्कुल फोकस ये वो, और वो करना भी नहीं चाहिए कि अगर हम ना जीत सके तो क्या है। हमें एहसास है कि ये बड़े क्रिटिकल स्टेज है इस हुकूमत के, ओवरऑल हुकूमत के हवाले से, सिर्फ पंजाब के हवाले से नहीं, वो पाक के हवाले से। जी बिल्कुल, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यही इशू जो है सियासत के हवाले से बात करेंगे और हम जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, जिसमें एक तरफ तो अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मईशत और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसका जो बयानिया है वो उसको लेकर चल रही है। कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ से बयानात, इंटरव्यूज़, तकरीरें आती हैं जिसमें वो कोशिश करें उसको ज़िंदा रखने की, और दूसरी तरफ हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुआशी मसाइल से डील कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में भी है, मगर साथ साथ उनका ये दावा सामने आया है कि वो पंजाब में अपने आप को रिवाइव करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मगर ये खबर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि 17 जुलाई को जो पंजाब में 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको दस्तबरदार कर दिया है और नवाज लीग को वो सपोर्ट करेंगे इन इलेक्शंस में। इससे पहले जो शरीक चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी साहब, उनका ये बयान सामने आया था कि वो अब अपना ज़्यादातर वक्त पंजाब में गुजारेंगे, वहाँ पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे, और अगला वज़ीर आज़म इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फहम कुंडी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं अतहर काज़मी साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कुंडी साहब, सर पंजाब के अंदर एक तरफ आप लोगों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ये दावा सामने आता है कि आप लोग रिवाइव करेंगे, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे, और उसके बाद ये खबर आना कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप अपने कैंडिडेट्स विदड्रॉ कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में। सर कैसे हम इन दो चीजों को रेकनसाइल करें? ये किस किस्म की हिकमत अमली है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि पंजाब में वो बैठेंगे, रिवाइव करेंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट हुकूमत हम बनेंगे। इनके बलदियाती इलेक्शन बिल्कुल उसके नॉमिनेशन जमा हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। हम एक इत्तेहादी हुकूमत में हैं, हम पार्टी का एक इत्तेहाद है। और इलेक्शन से PMLN ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस बार इलेक्शन पे हम उनको सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार इलेक्शन में PMLN के कैंडिडेट्स को बिल्कुल सपोर्ट करेगी, और जब अगला जनरल इलेक्शन आएगा तो नई सब बंदियां होंगी, नई चीज होगी। क्या इतिहाद बनते क्या नहीं बनते ये तो कम वक्त है। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम रिवाइवल की तरफ जाते हैं। हम सर बट ये तो समझाएं कि माफ करिएगा फॉर द एक्सप्रेशन, बट ये जो आपने हातम ताइब की खबर पे लात मारा है कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने बंदे बिठा दिए, इसकी लॉजिक मतलब कि आपकी तरफ से मंतक क्या है सर? डिमोरलाइज हो जाएगा वर्कर, आगे वो समझता है कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जीत सकती है, ना आप लोग दिलचस्पी लेते हैं, अब आप उनको PMLN के सामने विदड्रॉ करेंगे, तो कैसे आप पार्टी को रिवाइव करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल पार्टी रिवाइव करेंगे। इस वक्त पंजाब कैबिनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है, हमारे सीनियर वजीर भी हैं, हमारे सूबाई वज़रा भी हैं। इंशाअल्लाह ताला वो जो है दिन रात बैठकर हमारे पार्टी हुकूमत में भी हमारे पंजाब और साउथ पंजाब से हमारे वज़रा बैठे हुए हैं। पार्टी के वर्करों की हम इंशाअल्लाह दिन रात खिदमत करेंगे, पार्टी को रिवाइव करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कमिंग इलेक्शन में कि जो है ये तो पिछले भी 3-3.5 साल 4 साल पहले भी इन्हीं जमातों का मजाक उड़ाया जा रहा था कि जी बिल्कुल खत्म हो गया, और पीपल्स पार्टी के मुद्दे कहा जाता है बिल्कुल खत्म हो गई है। और फिर इमरान खान जब भी खड़े होते हैं तो उनकी जो है नशिस्त जो है वो जरदारी साहब ही होते हैं, और सबको यही और है कि जरदारी साहब ने ही है वो गेम चेंजर थे, उन्होंने ही सबको आपस में बिठाकर मिलाया और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पिछली हुकूमत के खिलाफ कामयाब बनाई।
बिल्कुल ठीक। अतर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कुंडी साहब से जो वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब, क्योंकि और सही कह रहे हैं कि जब भी ये पैलेस इंट्रीग्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं है, मगर कैन दिस ट्रांसलेट इनटू जिसको कहते हैं ना कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है पंजाब की खास तौर पे, क्या इससे वहां कोई फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले जो जनरल इलेक्शंस होंगे? देखिए बिल्कुल होगा, और मैं बिल्कुल जो है जी अतर साहब, माफ करिएगा कुंडी साहब, अतर साहब भी हमारे साथ हैं, उनको जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पूरे मुल्क में उनके वोटर्स हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब आप इलेक्शंस में बैठ जाएंगे नून लीग के हक में, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगर आप मंशूर देख लें और इनके वोटर को या आप इनके कारकुन को देख लें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो लीडरशिप है उनके लिए मसला नहीं है, लीडरशिप के अपने मसाइल हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उन्होंने जो कुछ करना है वो कौमी असम्बली के अंदर हो रहा है। खुरम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि मईशत को तो आप छोड़ दें, जो मुकदमात थे हम सब ने नायल हो जाना था, नई कोई तैनाती होनी थी, तो इस वजह से ज़रूरी था कि हम हुकूमत में आएँ और मिल बैठ के ये सारे काम करें, वो तो कर रहे हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है जिसको ज्याला भी कहते हैं, उसका नज़रिया और नून लीग के कारकुन का नज़रिया, उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको आप किस तरीके से कायल करेंगे कि यार तुम नून लीग के बंदे को वोट दो, अगर आप इनका मंशूर भी देख लें वो एक दूसरे की जिद है, जमीन मतलब बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, पॉलिसीज डिफरेंट हैं, एक राइट विंग जमात है, एक आपकी लेफ्ट विंग जमात है, वो आज़ादियों की बात करती है, शख्सी आज़ादियों की बात करती है, माइनॉरिटी के राइट्स की बात करती है। नून लीग की जो सियासत है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब ये करें या ना करें, लेकिन मंशूर और इनके नज़रियात डिफरेंट हैं, तो यकीनन इसके लिए ये जो कारकुन है उसके लिए इसको हजम करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके मफादात उस तरह नहीं है, उसके ऊपर मुकदमे नहीं है, उसने अपनी जान नहीं बचानी, उसने तो नजरिए को वोट देना था, तो मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज को हजम करना। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फैसल करीम कुंडी साहब से और अतर काज़मी साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। कुंडी साहब, कहीं ये जो आप लोगों ने फैसला किया है बाई इलेक्शंस के हवाले से, ये इसलिए तो नहीं किया कि आपको उम्मीद है कि इन एक्सचेंज जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी या उनके सामने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं करेगी पंजाब में? नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। हर इलेक्शन का अपना, जैसे मैंने कहा कि जब इलेक्शन होगा अगले साल के आखिर में तो एक नई सरबंदी बनेगी, हमारा कौन सी पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है, कौन सी के साथ नहीं होता, हम PFN के साथ एडजस्टमेंट करते हैं या किसी और जमात के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, तो एक कबल वक्त है, इत्तेहाद भी होगा, एडजस्टमेंट भी होंगी। हमेशा जो है वो इलेक्शन में जो है वो नॉर्मली एडजस्टमेंट्स होती रहती है मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ चांस है सर, दैट मींस के इट्स अ पॉसिबिलिटी, अभी फैसला नहीं हुआ। देखिए पॉलिटिक्स में कोई चीज अख्तियार आखिर नहीं होती। आज देखें, आज हम अगर हुकूमत में हैं तो ये इत्तेहादी जमातें कल इमरान खान साहब के साथ और वो हुकूमत में थे, आज वो इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं और हमने हुकूमत बनाई है, तो ये चीज है। देखिए पॉलिटिक्स में तो हमने हमेशा। अच्छा सर कुंडी साहब, ये तो बताइएगा, आपका अगले दिन एक बयान छपा था अखबार में कि आप लोगों की तो सिर्फ एक एडवाइजरी पोजीशन है हुकूमत में, आपने क्या ऐसी बात की है? मैंने इसमें यह कहा था कि बिल्कुल हम हुकूमत को एडवाइस करते हैं, हम हुकूमत के हिस्से हैं, हम हर फैसले को ओन करते हैं, हुकूमत के हर फैसले को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए गवर्नमेंट जो है वो जो भी वज़ीर है, जितने भी गवर्नमेंट में है, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो 10 जमातें हमें 11 जमातें, की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो काम भी करेंगे। स्पेशली मैंने ये कहा था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और वही मतलब है कि तमाम मशावरत के बाद ही जो है वो फैसला करते हैं, तो इज द मेन पर्सन। उस हवाले से मैंने बात की थी। हम तो है बिल्कुल, हम एडवाइस भी करते हैं हुकूमत को, हम चीजों को ओन भी करते हैं। आज जो इस वक्त लोड शेडिंग है या महंगाई सही है सर, हमने मुश्किल फैसले किए हैं, बिल्कुल ठीक सर, इसको कम करना पड़ेगा, हमें लोड शेडिंग कम करना पड़ेगा, हमें आवाम को सहूलत देनी पड़ेगी, हमने आवाम में जाना है, हम अवामी लोग हैं, बिल्कुल ठीक सर, आवाम में जाना है तो हमने इस चीज को जो है कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक जी। अतर साहब, ये बहुत से लोग ये कयास राय करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शायद उतनी जिम्मेदारी नहीं है
हुकूमत के मुश्किल फैसलों की या मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जितनी PMLN पर है? नहीं, देखें, सबकी हुकूमत है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, असफंदयार वली साहब, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, ये उन सब के मुश्तरका फैसले हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जब जाके पेट्रोल डलवाती है और जो कीमत उसकी अदा करती है, या फिर करियाने की दुकान पे जाके सौदा सल्फ लेती है, तो उस वक्त वो बिल्कुल मत भूलें कि ये सिर्फ शहबाज साहब के फैसले नहीं है, ये पूरी इस कोलेशन के फैसले हैं जिसका नतीजा आपको पेट्रोल पंपों पे और दुकानों पे नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कहना सरासर ज्यादती होगी नून लीग के साथ। हाँ, तासुर ये बनाने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि मौलाना साहब भी अचानक आपको न देखे बिल्कुल बैक सीट पे चले गए हैं। उसके साथ साथ जो वजारतें हैं, ऐसी वजारतें हैं जहाँ पे सख्त फैसले करने हैं, मिसाल के तौर पे वजारत खजाना, वहाँ पे नून लीग सामने नजर आती है। जहाँ पे गरीबों की मदद करने की बात होती है, BSP प्रोग्राम वगैरह है, वहाँ पे शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो आपको नजर आती हैं, स्पीकर साहब आपको पीपल्स पार्टी के नजर आते हैं। तो ख्वाहिश तो ये होगी मौलाना साहब की, असफंदयार वली साहब की और पीपल्स पार्टी की कि इन सारे फैसलों का मलबा हमारे ऊपर ना गिरे। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, सबको पता है कि ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। कोई अच्छा फैसला होता है या बुरा फैसला होता है, क्रेडिट सबको जाएगा। बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब, मौलाना साहब किधर है? वेरी क्विकली सर, आई जस्ट हैव अ फ्यू सेकंड्स। देखिए, मुझे नहीं पता मौलाना साहब इस वक्त किधर हैं या मैंने लास्ट उसकी स्टेटमेंट गालिबन की देखी थी टीवी पे कल परसों। नाराज तो नहीं है? मेरे ख्याल में नाराज, मुझे तो नहीं लगता कि नाराज हैं, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा है। और मेरे भाई ने जो बात की, हम बिल्कुल इसको ऑन करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पहले कहा है, ये हुकूमत जो है, जो वज़रा है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चार पार्टियों की नहीं, जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, तमाम की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस चीज को ऑन करते हैं। और मैंने पहले कहा कि हमने आवाम में जाने, हमने लोगों को सहूलत देनी, हमने फर्क बताना है कि पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फर्क था। ये हमें फर्क बताना लोगों को, ताकि अगले 5 साल वो हमें वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।